Hello friends, how are you? Hope you are all doing good. So friends, let's start our today's lecture. In this lecture, we are going to discuss about our first chapter of microeconomics of class 11th. So friends, let's start. In this chapter, we are going to discuss about meaning of economics, micro and macroeconomics, central problem of economy, PPC curve. फ्रेंड्स हम इस चैप्टर के अंदर ब्रीफली इन 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमी की कौन सी होती है। और फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपसे हर बार 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में एक ना एक प्रॉब्लम इन तीनों में से हमेशा एग्जाम में आती है। फोर्थ वन इज पीपीसी कर्व। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। Here is the meaning of economics. Economics is the science of scarcity. Scarcity means that we have unlimited wants but limited resources. Scarcity का मतलब होता है जब हमारी wants क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और resources क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ऐसी स्टडी के जब हम करते हैं तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। Since we are unable to have everything we desire, we must make choices on how we will use our resources. इसलिए फ्रेंड्स हम अपनी सारी की सारी वांट्स को फुलफ़िल करने में अनेबल होते हैं, इसलिए हमें उन रिसोर्सेज में अपनी चॉइसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें उस चीज़ को चूज़ करना पड़ता है। सो वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइसेस। Here study of economics is divided into 2 branches. Number 1 is microeconomics and number 2 is macroeconomics. फ्रेंड माइक्रोइकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी एक इंडिविजुअल लेवल में करते हैं तो हम ऐसी स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इट डिफाइंस द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, etc. Second one is macroeconomics. Here macro means large and A stand for aggregate, which means as a whole. It means macroeconomics is the study in which we study about a economy as a whole, in which we discuss about aggregate demand, aggregate supply, general price level, inflation, national income, etc. Okay friend, और macroeconomics is also called theory of income and employment. Macroeconomics को हम क्या बोलते हैं, theory of income and employment. Here is the difference between microeconomics and macroeconomics. फ्रेंड्स हम माइक्रो और मैक्रोइकोनॉमिक्स का डिफरेंस के थ्रू हम इन दोनों इकोनॉमिक्स को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इट स्टडीज़ द इंडिविजुअल इनकम। माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल इनकम के बारे में स्टडी करते हैं। इट स्टडीज़ नेशनल इनकम। मैक्रोइकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करते हैं। इट एनालाइजेज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड और सप्लाई के बारे में एनालाइज करते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन की या पर्टिकुलर एक यूनिट की कितनी डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट को लेके। इट एनालाइजेस टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। हम ये देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर टोटल कितनी एम्प्लॉयमेंट है। इट मीन्स कितने लोगों पे बेरोजगार हैं, कितने लोगों पर रोजगार है, कितने लोग वर्क कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। इट डील्स विद हाउस होल्ड एंड फर्म डिसीजन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो डील करती है हाउस होल्ड से और फर्म के डिसीजन से, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स सारे के सारे कंट्री को लेके कोई भी डिसीजन लेती है। इट स्टडीज़ इंडिविजुअल प्राइसेस। इसमें हम एक इंडिविजुअल प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस का डिटरमाइन करने के लिए, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे के पूरे प्रोडक्शन यूनिट का एक प्राइस को सेट करते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल होते हैं वो होते हैं डिमांड और सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल को हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी। फ्रेंड्स हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, हमने ये सब तो जान लिया, लेकिन एक बेसिक सी टर्म है, आपसे कई बार कोई भी पूछ सकता है कि ये इकोनॉमी क्या होती है। तो हियर इज़ द मीनिंग। इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच पीपल अर्न अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। इट मीन्स इकोनॉमिक एक ऐसी सिस्टम है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम ये सीखते हैं कि पीपल कैसे अर्न कर रहा है, मतलब वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए और अपनी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए वो कैसे अर्न कर रहा है, क्या कमा रहा है और कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू, लाइक प्रोडक्शन
कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, एक्सचेंज कितना हो रहा है, ये सारे की सारी जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी होती है ना, उन सबको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं फ्रेंड्स। अब ऑब्वियस सी बात है, स्कैरिसिटी की प्रॉब्लम अराइज होती है और उस प्रॉब्लम से क्या होती है, मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। सो इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ लिमिटेड मीन्स which have the alternative use for the satisfaction of various wants. It means इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड और रिसोर्सेज लिमिटेड है। जब वांट्स अनलिमिटेड और रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही होनी है। ठीक उसी तरीके से हमारी इकोनॉमी के अंदर भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मेन जो कॉज होते हैं, इट मीन्स जो कारण होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होने के, वो 3 होते हैं बेसिकली। नंबर 1 इज़ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ऑब्वियस सी बात है, कभी भी ह्यूमन की वांट्स लिमिटेड नहीं हो सकती। आप अपनी ही वांट्स लेके चलिए। अगर आपके पास आज स्कूटी है तो आप कल को कार चाहेंगे, कार है तो आप उससे भी अच्छी वाली कार चाहेंगे, और अगर कार नहीं चाहते तो कोई कोई तो भाई आज के ज़माने में अपना प्राइवेट जेट भी चाहता है। तो क्या वांट्स उसकी लिमिटेड हो सकती है? जी नहीं, कभी नहीं हो सकती है। नंबर 2 इज़ लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जी हाँ, इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो हमारे यहाँ लिमिटेड है ना, तो इससे भी प्रॉब्लम अराइज कहीं ना कहीं होती है। नंबर 3 इज ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, इंसान क्या चॉइस करे जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सके। सो फ्रेंड्स, हम बेसिक 3 प्रॉब्लम पढ़ेंगे यहाँ पे जो मेन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। सो फ्रेंड्स, जो बेसिक सेंटर प्रॉब्लम होती है राइज, वो 3 कारण की वजह से होती है। पहला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा एफिशिएंट और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को 3 पार्ट में बाइफरगेट किया गया है। नंबर 1 इज व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो हम इसे ब्रीफ में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट टू प्रोड्यूस पहले आप समझ लीजिए क्या होता है, बाद में इसे पढ़ेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हम क्या प्रोडक्ट करें, क्या प्रोडक्शन करें जिससे कि क्या हो, हमारी जो ह्यूमन की वांट्स है, हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो सके और हम कितने क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करें। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। इट रेफर्स टू विच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। An economy has to produce those goods and services where there will be a maximum social utility. This problem is studies under price theory. हम ऐसी प्रॉब्लम के बारे में कहाँ पढ़ते हैं, प्राइस थ्योरी के बारे में। सेकेंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, हम उसे कैसे प्रोड्यूस करें। इट मीन्स हमने ये जान लिया कि हमें कितना क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्शन करना है यूनिट का। ओके फ्रेंड, अब हम ये जानेंगे कि हमें उसे करना कैसे, हम कौन सी टेक्निक यूज़ करें। आइदर वी कैन यूज़ लेबर टेक्निक, मशीन टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करें, क्योंकि जो ह्यूमन टेक्निक, अगर सपोज मैंने लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करी तो क्या मालूम वो यूनिट कम ज़्यादा टाइम में प्रोड्यूस हो, और मशीन टेक्निक यूज़ करी तो मशीन से यूनिट जल्दी बन जाती है इन कंपैरिजन टू लेबर टेक्निक। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम कौन सी टेक्निक से उस प्रोडक्शन को करें। सो एन इकोनॉमी हैज़ टू सिलेक्ट टू प्रोड्यूस गुड्स दैट टेक्निक विच मैक्सिमाइज द आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट, जिससे क्या हो कि हम उस प्रोडक्शन कर सके, उस यूनिट को ज़्यादा से ज़्यादा बना सके और कम से कम अमाउंट में, जिससे कि हम रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर सकें। थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। It is related to distribution of produced goods and services, that is income and wealth among factors of production in the form of rent, wages, interest and profit. This is explained under the theory of distribution. It means friends, हमें ये तो पता पड़ गया कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें। अब सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि हम किसके लिए करें, क्योंकि सबकी जो इनकम और वेल्थ है वो बराबर नहीं है, सबका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। तो how the produced output is distributed among different sectors of economy, it is most important part of the central problem. Okay friend, for this अब next आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। For the selection of an opportunity, the sacrifice of the next best alternative use is called opportunity cost. जब एक
एक क्वांटिटी को लेकर हम अपनी दूसरी यूनिट की तरफ जाते तो उसको छोड़ के जब हम दूसरी चीज़ चूज़ करते तो वो हमारी क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ को यूज़ करने के लिए हम पहले वाली चीज़ को छोड़ देते हैं, तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, दो पेन का लेते हैं, एक रोनाल्डो का पेन है और दूसरा सेलो का है। तो पहले मैं सेलो का पेन यूज़ करी जो कि 5 रुपये का था, 5 रुपीज़ उसकी प्राइस थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं रोनाल्डो का पेन यूज़ करूँ, तो फ्रेंड्स अब मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए मैं 10 रुपीज़ पे करूँगी। तो इट मीन्स क्या है, ऐसी कॉस्ट जब अच्छे यूनिट को कंज्यूम करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देते तो हम ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। In other words, it is the amount of one commodity that is to be sacrificed to increase the production of other commodity. Now PPC क्या होता है, Production Possibility Frontier. It shows all possible combination of two set of goods that an economy can produce with available resources and given technology, assuming that all resources are fully and efficiently utilized. पीपीसी का मतलब होता है ये दिखाती कि हम किस तरीके से गुड्स एंड सर्विस गुड्स का प्रोडक्शन करें, किसी भी दो गुड्स का हम कैसे प्रोडक्शन करें कॉम्बिनेशन बना के, जिससे कि हमारे क्या, और वो ये मान के चलती है कि हमारी जो प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है जिस यूनिट का, वो पूरे के पूरे फुली यूटिलाइज्ड होंगे। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर टू मैक्सिमाइज आउटपुट। इट मीन्स जो भी रिसोर्सेज है उनका इस तरीके से यूज़ करना जिससे कि ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो। तो पीपीसी को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इसके फीचर होते हैं दो। पहला होता है स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज इफ प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज टू बी इंक्रीज देन प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी हैज़ टू बी सेक्रीफाइस्ड एज देयर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। फ्रेंड्स आप एक एग्जाम्पल लेके चलिए, लाइक मेरी कंपनी है जिसमें मैं दो प्रोडक्शन बनाती हूँ, मैं राइस का भी बना रही हूँ और वीट भी प्रोड्यूस कर रही हूँ, ओके, पैकिंग कर रही हूँ। अब फ्रेंड्स क्या है, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड किसकी है, राइस की। तो जब राइस की डिमांड बढ़ेगी तो मैं राइस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चालू करूँगी, तो मैं वीट का क्या करूँगी, प्रोडक्शन धीरे धीरे कम करती जाऊँगी। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो पीपीसी कर्व होता है लेफ्ट से लेकर राइट को शिफ्ट होने लगता है। कॉनकेव टू द ऑरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है, कॉनकेव शेप में कब बनता है हमारा पीपीसी, जब हमारी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ने लगती है। यहाँ पे आपको 3 दे रखे हैं जिससे कि आप समझ सकते हो। जब हमारी एमओसी इंक्रीज होती है तो हमारा गुड्स एक्स और वाई में इस तरीके से कर्व होता है। जब हमारा कांस्टेंट होती है तो स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। और जब हमारी क्या होती है, डिमांड डिक्रीज होती है एमओसी, तब हमारा कॉन्वेक्स शेप में बनता है। तो फ्रेंड्स आपसे कई बार पूछ सकते हैं कि पीपीसी कर्व कॉन्वेक्स कब बनता है, स्ट्रेट कब बन सकता है और कॉनकेव कब बन सकता है। तो फ्रेंड्स आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं और आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा और आप जब आपसे ये प्रॉब्लम पूछी जाए तो आप उसमें एक एग्जाम्पल जरूर लिख के आइएगा। तो आई प्रॉमिस कि आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस